बैंक वाले हम लोगों को कुछ इसी तरीके से बेवकूफ बनाते आए हैं। ये बैंक वाले हमारे साथ में वही फ्रॉड कर रहे हैं जो 16वीं 17वीं शताब्दी में मनी चेंजर्स करा करते थे। मनी चेंजर्स लोगों के रुपए को, लोगों के मूलधन को जमा कर लेते थे और बदले में उन लोगों को पर्ची देते थे। इस बारे में तो बात मैंने आपको हुंकार ओरिजिनल के पहले एपिसोड में मैंने आपको इसके बारे में बात करी। ये जो पर्ची जो है, मनी चेंजर्स उस पर्ची को जमा करते थे इस बिहाव पर क्योंकि लोग उनको सोने और चांदी के सिक्के उन लोगों के पास में जमा रखते थे। लेकिन मैं आपको एक बड़ी प्रामाणिकता से बताऊं कि बैंक वाले अगर इसी तरीके से करते रहेंगे तो बर्बादी का माहौल तो बहुत ही जल्दी आने वाला है। अगर आप 100 रुपए लेकर जाइए और मनी एक्सचेंज फॉर्म भरिए, मैं आपको यह नहीं बोल रहा हूँ कि बैंक वालों को आप नोट दे दो और बोलो कि हमको हमारा रुपया चाहिए। सिर्फ आप अगर बैंक वालों को सिर्फ इतना बोलोगे कि मुझे इस 100 के नोट को एक्सचेंज करना है और मुझे सिक्के चाहिए, बैंक वाले आपको सीधा यही बोलेंगे कि हमारे पास में तो 7 रुपए तक के सिक्के नहीं है, आप तो 100 रुपए मांगने के लिए आए हो। क्या आपके पास में ये अधिकार नहीं है कि आप बैंक वालों को सीधा यह पूछो कि जब आपके पास में देने के लिए सिक्के नहीं है और जब हम लोग नोट मांगने के लिए आते हैं तो नोट तो आपके पास में बेशुमार पड़े, नोट की आपके पास में कोई कमतरता नहीं है, लेकिन सिक्के का हम लोगों को ऑर्डर देना पड़ता है। बैंक वालों का मूर्खतापूर्ण जवाब यह रहता है कि सिक्के मांगने के लिए कोई आता ही नहीं है। ये फ्रॉड बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे 16वीं और 17वीं शताब्दी में हुआ करता था और आज यही बैंकर्स बैंकिंग प्रणाली खोलकर बैठे। तो आइए चलिए जानते हैं कि ये जो फ्रॉड जो है ये आज से नहीं चल रहा है और आगे क्या होगा, इससे आपको एक अंदाजा आ जाएगा। आजकल बैंकिंग में हम लोगों को जैसे कि बोला जाता है कि कोई सिक्के मांगने के लिए नहीं आता है, बिल्कुल इसी तरीके से 16वीं और 17वीं शताब्दी में हुआ करता था। 16वीं और 17वीं शताब्दी में लोग सोने और चांदी के सिक्के मनी चेंजर्स के पास में रख देते थे क्योंकि मनी चेंजर्स ने इस तरीके की बातें गांव में फैला दी थी कि अगर आप ये सोने और चांदी के सिक्के अगर आप अपने घर में रखोगे या तो फिर इस सोने और चांदी के सिक्के को लेकर अगर आप कहीं बाहर जाओगे तो आपको चोरी होने का डर है। तो आप इस सोने और चांदी के सिक्के को मनी चेंजर्स के पास में रख सकते हो। मनी चेंजर्स के पास में यह सोने और चांदी के सिक्के बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। मनी चेंजर्स उसके बदले में उन लोगों को पर्ची बांटा करते थे। यह पर्ची बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आज के बैंक नोट पर लिखा जाता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, लेकिन ये उस तरीके से नहीं हुआ करती। इस पर्ची पर यह लिखा जाता था कि मैं धारक को इतने इतने सोने और चांदी के सिक्के देने का वचन अदा करता। लेकिन मनी चेंजर्स ने एक सबसे बड़ा जो फ्रॉड जो उस समय करा करते जिससे हर बार मनी चेंजर्स जो है ज्यादातर दिवालिया हो जाया करते। मनी चेंजर्स बिना मालिक को पूछे हुए 100% में से 10% जो सिक्के जो है वो अपने पास में रिजर्व रखते थे और बाकी के 90% सिक्के जो है उसको ब्याज पर चढ़ा देते थे बिना मालिक को पूछे। और इसी तरीके से ब्याज का जो पैसा जो है वो उनसे उनकी दुकान बहुत अच्छी तरीके से चलती थी। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि 10% से ज्यादा लोग अपने सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के लेने के लिए जब जाया करते थे तब उनको उनके सिक्के नहीं मिला करते थे और इस तरीके से मनी चेंजर्स जो है वो दिवालिया हो जाया करते थे। बाद में मनी चेंजर्स ने विश्वास बनाए रखने के लिए लोगों को बोला कि अगर आप यह सोने और चांदी के सिक्के हमारे पास में रखोगे तो हम आपको उसके बदले में ब्याज देंगे। जिस सिक्के जमा रखने के लिए कभी मनी चेंजर्स ब्याज पर दिया करते थे, एक समय ऐसा आया कि मनी चेंजर्स वह सिक्के जमा करने के लिए लोगों को ब्याज देना शुरू किया क्योंकि मनी चेंजर्स को यह बात पता थी कि जितने लोग हमारे पास में सोने और चांदी के सिक्के रिजर्व में रखेंगे उससे 10 गुना पर्ची हवा में बनाकर वो बांटेंगे और वह उतना ही ज्यादा कर्ज कमा पाएंगे। लेकिन कर्ज का पैसा ये तो हवा में है। इसी तरीके से आज के समय में भी यही बैंकिंग प्रणाली चला करती। आप अगर बैंक के पास में जाओगे तो उनके पास में 10 रुपए तक के सिक्के नहीं। सर बताना चाहूंगी इस प्रकार की जानकारी तो हमारे पास नहीं होती है। जो मनी एक्सेस की आप बात कर रहे हैं आपको ब्रांच ही इन्फॉर्म करेगी इस प्रकार की जानकारी के लिए। अरे लेकिन एक्सिस में एक्सचेंज होता है या नहीं वो तो पता ही होगा ना, सहायता के। सर मैं आपको वही बता रही हूँ इस प्रकार की जानकारी तो हमारे पास नहीं होती है। एक बार आप ब्रांच में कंफर्मेशन ले लीजिए। तो ब्रांच में तो बोल रहे हैं आपको फॉर्म भी नहीं मिलेगा और मनी भी एक्सचेंज नहीं होगा और सिक्के तो हर बैंक में एक्सचेंज करके आपको मिल जाते हैं। अगर मैं 50 की नोट दूंगा तो मुझे 50 की चिल्लर दे देंगे, छुट्टे तो मिल ही जाएंगे ना। आप छुट्टे भी नहीं दे रहे हो, आप बोल रहे हो कि हमारे यहाँ पे मनी एक्सचेंज नहीं होता है। अब अगर मैं 2 रुपए की नोट लेने के लिए जाऊँ तो 2 रुपए की नोट कैसे मिलेगी मेरे को? 2 का सिक्का तो चाहिए होगा ना दुकान। आपको ब्रांच के द्वारा क्या इन्फॉर्म किया गया है? ब्रांच के द्वारा ऐसे इन्फॉर्म किया गया मनी एक्सचेंज नहीं होगा, आपको फॉर्म भी नहीं वो बोला हम लोग
किसी भी बैंक में मनी एक्सचेंज नहीं होता है, जबकि हर बैंक एक्सचेंज हो जाता है। अगर ब्रांच के द्वारा इन्फॉर्म किया गया है तो सर पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर ब्रांच ही इन्फॉर्म कर रहा है तो। उनको बस आप इतना बोलना कि हम लोगों को मनी एक्सचेंज फॉर्म चाहिए, तो बैंक वाले आपको यही बोलेंगे सबसे पहले कि हमारे पास में किसी भी तरीके का मनी एक्सचेंज फॉर्म नहीं है। हम लोगों ने जो कर्जा लिया है वो तो देना ही पड़ेगा। हम लोगों को कुछ इसी तरीके से बोला जाता है जब बैंक वालों के गुंडे हमारे घर पे आते। हाँ, गुंडे। मैं उनको गुंडा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब भी ये लोग आते तब ये होम विजिट लेटर नहीं लेके आते, आई कार्ड नहीं लेके आते, या तो फिर किसी भी तरीके का इन लोगों के पास में DRA लाइसेंस ज्यादातर नहीं होता। यह बात तो आपको पता होगी, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन असलियत तो यह है कि बैंक वाले कभी भी इन लोगों को देते ही नहीं है। इसका कारण यह है, बैंक वालों को भी पता है कि हमने जो पैसा बनाया है ये हमने हवा में बनाया है, बिना नियम के, बिना किसी कानून के, बिना किसी प्रावधान के इन लोगों ने हवा में छाप कर पैसा बनाया है। और बैंक वालों को पता है हवा में बनाया हुआ पैसा अगर हम लोग लोगों से वसूली करने के लिए जाएंगे तो लोग हम लोगों को डंडों से मारेंगे। मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आपको मैं एक रिपोर्ट दिखाता हूँ। हमारे देश के पास में 880 टन सोना आ चुका है रिजर्व के रूप में। लेकिन क्या सोने के हिसाब से नोटें छापी जाती है? क्योंकि सोने के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो लगभग 5 लाख करोड़ रुपए के अंदर नोट छपने चाहिए थे सोने के हिसाब से। लेकिन आज के समय में सर्कुलेशन में जो है वो 38 लाख करोड़ रुपए के नोट छपे हुए हैं। 8 लाख करोड़ और 10 लाख करोड़ रुपए की ट्रांजेक्शन हुआ करती है बैंक के हर एक ब्रांचेस में। सर्कुलेशन में तो 38 लाख करोड़ रुपए के नोट छपे हैं। 38 लाख करोड़ रुपए में से 5 लाख करोड़ रुपए के नोट के पीछे ही सोना रखा है, बाकी के सारे जो नोट जो है वो हवा में छपे हुए हैं। हो सकता है कि ये डेटा थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन क्या है, हम लोगों के साथ में फ्रॉड नहीं कर रहा है भारतीय रिजर्व बैंक। और अगर भारतीय रिजर्व बैंक हमारे साथ में फ्रॉड कर रहा है तो हमारी भारत की सरकार क्या कर रही है? क्योंकि हमारी भारत की सरकार वचन अदा कर रही है हम लोगों को वो पैसा भुगतान करने की, जबकि असलियत तो यह है कि लगभग 5 लाख करोड़ लोगों को ही रिजर्व बैंक अपना सोना दे पाएगी और भारत सरकार वो सोना देने के लिए प्रतिबंध है। लेकिन फिर भी आपको 38 लाख करोड़ रुपए के नोट पर यह लिखा गया है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। लेकिन अगर हम लोग एक समय के लिए उस सोने को भी अगर हम लोग साइड में रख देते हैं और अगर हम लोग यह भी देख लेते हैं, अगर हम लोग कागजी नोट पर ही अगर हम लोग ध्यान देते हैं, 38 लाख करोड़ रुपए के नोट जो छापे गए, या 38 लाख करोड़ रुपए के नोट को अगर हम लोग ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग यह भी सोचे कि बैंक हम लोगों को उतना ही कर्जा बांट सकती है जितने की नोट है, EMI का भुगतान जो है वो कागजी नोट में करते हैं। लेकिन कागजी नोट के हिसाब से 38 लाख करोड़ रुपए जिन जिन लोगों के पास में, वही लोग अपनी EMI का भुगतान कर पाएंगे। मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि 38 लाख करोड़ रुपए के नोट तो सर्कुलेशन में, लेकिन बैंक वालों ने कर्जा जो बांट के रखा है वो लगभग 215 लाख करोड़ रुपए का है, जिसके के आंकड़े कहीं पे मिलते जुलते है ही नहीं। अगर आप 215 लाख करोड़ में से अगर आप 38 लाख करोड़ अगर आप बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो हिसाब जो आया है इसमें से इतने लोग कभी भी अपना कर्ज अदा ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या इस तरीके से ब्याज के रुपए को मूलधन बनाना किसी कानून में लिखा है क्या? जैसा कि मैंने आपको हुंकार ओरिजिनल के पहले एपिसोड में बोला, यह जो बैंक नोट के ऊपर ये जो वचन खंड लिखा है, इस वचन खंड के साथ में ये जो इन लोगों ने बदलाव किया है, क्या लोगों के साथ में ठगी नहीं है? IPC की धारा 289 के क ख ग घ ड के हिसाब से तो आजीवन कारावास का प्रावधान है। तो फिर क्या इन बैंक वालों को जेल नहीं होनी चाहिए? लेकिन फिर भी ये बैंक वाले धड़ल्ले से लोन बांटे चले जा रहे, जबकि इन लोगों के पास में वैध मुद्रा का कोई भी पुख्ता दस्तावेज मौजूद नहीं है। ये लोग पर्चियां उतनी ही छाप सकती जितना की सोना होगा। बैंक वालों से बात करने पर मुझे यह बात पता चली कि बैंक वालों के हिसाब से 2011 में हम लोगों के पास में सोना और चांदी देने का जो अधिकार जो था वो कब का खत्म हम लोगों ने कर दिया। 2011 की अगर बैंक वाले अगर बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं 1969 तक हमारे भारत देश की जो जमीन जो थी वो लीज पर दी थी, और ये जो लीज जो है ये 1969 में पूरी हो चुकी है। माने 1969 में तो भारतीय रिजर्व बैंक को यह देश छोड़ के जाना था। लेकिन अगर हम लोग मान भी लेते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा दयालु है, बहुत ज्यादा कृपालु है, हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक की यह बैंकिंग प्रणाली को मान्य करते हैं, लेकिन ये जो 2011 का ये जो कानून पास हुआ ये तो अमान्य है, क्योंकि रिजर्व बैंक का तो कोई अधिकार ही नहीं है हमारे भारत देश में रहने का। तो फिर किस तरीके का कानून? 2011 में ये तो एक फ्रॉड तरीके से कानून को पास किया गया, जिसके लिए जनता को नहीं पूछा गया, क्योंकि रिजर्व बैंक के पास में तो किसी तरीके का अधिकार ही नहीं है। तो रिजर्व बैंक को जनता को पूछना चाहिए था, रिजर्व बैंक को सरकार को पूछना चाहिए था, और सरकार को हम लोगों को पूछना चाहिए था कि क्या हम लोग इस कानून को पास करें या नहीं। एक धोखाधड़ी से इस कानून को पास किया गया।